गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है हमारा इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स इंग्लिश में और हिंदी में कहें तो हम इसे अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, अर्थशास्त्र हिंदी में। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं तकरीबन 2000 साल पहले। ठीक है दोस्तों, तकरीबन 2000 साल पहले अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी गई थी। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का हिंदी में अर्थ भी अर्थशास्त्र है, लेकिन 2000 वर्ष पहले एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हमारा अर्थशास्त्र। और वो लिखी किसने थी? वो लिखी थी हमारी कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। दोस्तों, आपको नाम 3 दिखाई दे रहे होंगे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, लेकिन ये इंसान एक ही है, ये इसके उपनाम है। चाहे तो आप इससे कौटिल्य कहो, विष्णुगुप्त कहो या चाणक्य कहो। तो दोस्तों, इन्होंने जो है ना, किसी भी एक राज्य को चलाने के लिए उसके नियम कायदे कानून क्या होने चाहिए, उन चीज़ों का जिक्र जो है अर्थशास्त्र नाम की इस किताब में किया था। तो दोस्तों, एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन बना हुआ है कि अर्थशास्त्र जो हमारी किताब थी चाणक्य की, तो वो किस पे आधारित थी? तो दोस्तों, ये बुक आधारित थी हमारी राजनीतिक आयामों से संबंधित किताब थी हमारी अर्थशास्त्र, जिसे लिखा गया था चाणक्य द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बना हो भी एक बार एग्जाम में कि अर्थशास्त्र जो किताब है वो किससे संबंधित है? राजनीतिक आयामों से संबंधित है हमारी अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र के मीनिंग की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र बनाया हमारा अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है हमारा ज्ञान। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ हमारा धन का ज्ञान, तो अर्थशास्त्र का अर्थ होता है हमारा धन का ज्ञान। ऐसे ही अब बात करते हैं, आते हैं 2000 वर्ष आगे, तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दोस्तों हमारा जो है एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, जो है हमारा इकोनॉमिक्स शब्द हमारा आया कहाँ से? दोस्तों, ये आया है हमारा ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमोस का ही इंग्लिश रूपांतरण है हमारा इकोनॉमिक्स। यानी जो ओइकोनोमोस जो है हमारा एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी का अर्थ है हमारा इकोनॉमिक्स, जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जानते हैं ओइको क्या होता है और नोमोस क्या होता है। तो दोस्तों, ओइको की बात करें तो ओइको का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में हाउस, और नोमोस की बात करें कि नोमोस का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों नोमोस का अर्थ होता है रूल्स, लॉ या मैनेजमेंट। क्या दोस्तों? रूल्स, लॉ या फिर मैनेजमेंट। तो कुल मिला के बात ऐसी है, किसी भी हाउस को चलाने के लिए उसके रूल, उसके लॉ और उस हाउस को मैनेज कैसे करना है, ये सब बताता है हमें ओइकोनोमोस। ऐसे ही इकोनॉमिक्स बताता है कि हमें किसी घर को चलाना कैसे है, उसके नियम कायदे कानून क्या होंगे, और घर ना होके ये हमारा एक राज्य हो सकता है कि राज्य को चलाया कैसे जाएगा, उसके लिए नियम कानून क्या होंगे, और ये राज्य ना होकर एक देश भी हो सकता है। तो देश को चलाने के लिए अपने कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, तो वहाँ पे बात होती है हमारी इकोनॉमिक्स की। किसी घर, किसी राज्य, किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून बनते हैं
उन्हें बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन भी जाता है, यानी ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? तो जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं उनका नाम है हमारा एडम स्मिथ। क्या दोस्तों? एडम स्मिथ। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं स्कॉटलैंड, जो कहाँ पड़ता है हमारा? यूके, यूनाइटेड किंगडम का एक देश है हमारा स्कॉटलैंड। वहाँ के रहने वाले हैं हमारे एडम स्मिथ, जिन्हें कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता। तो दोस्तों एडम स्मिथ की एक किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों, ये बुक प्रकाशित हुई थी हमारी सन 1776 में। सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित की गई, किसके द्वारा? एडम स्मिथ की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस बुक में इकोनॉमिक्स के 4 सिद्धांत बताए थे एडम स्मिथ ने, कि किसी देश की इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए 4 कदम कौन कौन से उठाए जा सकते हैं। तो बात करते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन, हिंदी में कराधान के सिद्धांत। कैनन ऑफ टैक्सेशन की जानकारी हमें किससे मिलती है? ये मिलती है हमें द वेल्थ ऑफ नेशन, जो किताब थी एडम स्मिथ की। तो दोस्तों इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कैनन ऑफ इक्वेलिटी, कैनन ऑफ इक्वेलिटी हिंदी में कहे तो समानता का सिद्धांत। दोस्तों समानता का सिद्धांत हमारा क्या था? दोस्तों हमारा कोई भी देश है, कंट्री है, उसमें हमारा अमीर आदमी भी होगा और गरीब आदमी भी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों के लिए अगर ये दोनों गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और हम इनके लिए रेट फिक्स कर देते हैं 5%, तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो फ़ायदा होगा वो अमीर को होगा और गरीब को होगा नुकसान। तो ऐसे ही कराधान के पहले सिद्धांत में, समानता सिद्धांत में कहा गया था कि अमीर के लिए जो दरें होंगी वे गरीब के लिए दरों से अधिक होगी, यानी इन्हें दिया जाएगा हमारा समानता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगले सिद्धांत की बात करते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस। सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत दोस्तों इसमें क्या कहा गया था? अगर कोई भी हमारी कंट्री है, अगर उसे टैक्स अच्छे से लेना है तो उसे जो है ना, उसके जो नागरिक है उनको टैक्स जमा करने के लिए जो है ना हर मुमकिन सुविधा देनी पड़ेगी। जैसे कि इंडिया में बात करते हैं तो पहले टैक्स जो था हमारा ऑफलाइन जमा करना पड़ता था उनके केंद्रों पर जाकर, तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो इसी वजह से जो है ना ज़्यादातर नागरिक जो थे टैक्स देने से बचते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ज़्यादातर जो है लोग टैक्स पे करते हैं। तो दोस्तों सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारे देश के नागरिक है, अगर उनसे हमें टैक्स लेना है। तो ये था हमारा सुविधा का सिद्धांत। और नंबर 3 की बात करें, कैनन ऑफ सर्टेनिटी।
निश्चितता का सिद्धांत। और नंबर 4 की बात करें, कैनन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। तो दोस्तों ये 4 सिद्धांत दिए थे एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत एडम स्मिथ के 4 सिद्धांतों में से एक है, या आपको 3 दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वेल्थ ऑफ नेशन का नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है एलिमिनेट करने का। इससे 4 सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, और सुविधा का सिद्धांत, और अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट में दोस्तों? 2 पार्ट में। पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जानते हैं इन 2 शब्दों के बारे में, मैक्रो और माइक्रो हमारे होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड जो है दिए किसने थे। माइक्रो एंड मैक्रो जो वर्ड दिए थे गिवन बाय रैगनर फ्रिश्च। रैगनर फ्रिश्च ने हमारे वर्ड दिए थे माइक्रो और मैक्रो। और दोस्तों इन्हीं 2 शब्दों के लिए जो है ना, रैगनर फ्रिश्च को अर्थशास्त्र का पहला नोबेल मिला। अगर क्वेश्चन बने कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल किसे मिला था, तो पहला नोबेल मिला था अर्थशास्त्र का रैगनर फ्रिश्च को। और दोस्तों ये रहने वाले थे हमारे नॉर्वे के। और नोबेल किस वर्ष मिला, तो बात करते हैं नोबेल मिला था इन्हें 1969 में। 1969 में नोबेल मिला था रैगनर फ्रिश्च को। किस लिए? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो दोस्तों नोबेल की बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं कि भारत में अब तक कितने लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल मिल चुका है। भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। तो दोस्तों अब तक केवल ऐसे 2 ही शख्स हुए हैं इंडिया में जिन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। पहला है हमारे अमर्त्य सेन, इन्हें मिला था 1998 में। और सेकंड है हमारे अभिजीत बनर्जी, ठीक है दोस्तों। सेकंड है हमारे अभिजीत बनर्जी, इन्हें मिला है 2019 में। अब तक केवल 2 ही भारतीय ऐसे हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। तो दोस्तों बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। दोस्तों माइक्रो को बोलते हैं हम
समष्टि अर्थ वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं माइक्रो की और फिर बात करेंगे मैक्रो की। इंडिविजुअल लेवल या व्यक्तिगत स्तर, यानी दोस्तों अगर हम किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक प्रोडक्ट, यानी किसी भी एक चीज़ की बात करेंगे, चाहे हमारा एक पर्सन होगा, एक व्यक्ति होगा, या फिर हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, या फिर हमारी एक कंपनी होगी, यानी किसी भी व्यक्तिगत चीज़, यानी केवल एक के बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं अगर किसी एक व्यक्ति की मांग है तो उसे हम मांग ही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिमांड। और किसी एक व्यक्ति या कंपनी या प्रोडक्ट की पूर्ति है तो उसे बोल लेंगे हम पूर्ति। या सप्लाई। ऐसे ही इधर बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, कलेक्टिव लेवल, सामूहिक स्तर। दोस्तों जब हम सामूहिक स्तर पर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी एक बहुत बड़े एरिया और इसमें रहने वाले लोग, एक बहुत बड़ा एरिया, उसमें काम करने वाली कंपनियां, यानी वहाँ पे हम केवल एक की बात ना करके सभी की बात करेंगे तो वो आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों एक व्यक्ति की मांग है तो उसे मांग बोलेंगे, लेकिन अगर पूरे समूह की मांग है तो उसे बोलते हैं हम समग्र मांग। एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही अगर सभी व्यक्तियों की पूर्ति करनी है, कंपनी पूरी करती है, उसे बोलते हैं हम समग्र पूर्ति। एग्रीगेट सप्लाई। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।